मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। देश की राजनीति में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर बड़ा सियासी संग्राम शुरू हो गया है और इस बार बहस सीधी आरक्षण में आरक्षण की मांग पर है। कांग्रेस ने बड़ा दांव चलते हुए मांग की है कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण के भीतर ओबीसी समाज को अलग से कोटा दिया जाए। इस मुद्दे पर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए और इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाने की रणनीति तय की गई। तो वहीं बीजेपी ने इस पर कड़ा पलटवार किया है और इसे वोट बैंक की राजनीति बताया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह मांग सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है या फिर सिर्फ रणनीति। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली में कांग्रेस की ओबीसी एडवाइजरी काउंसिलिंग की अहम बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में राहुल गांधी, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और अनिल यादव जैसे नेता शामिल हुए। कांग्रेस का कहना है कि जाति जनगणना के बाद ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पार्टी इसे राष्ट्रीय विमर्श बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले भी महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की मांग कर चुके हैं। वहीं हाल ही में लोकसभा में गिरा संविधान 131वां संशोधन विधेयक भी इस बहस को और तेज कर गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है। विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस फूट डालो और राज करो की राजनीति कर रही है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी को नजरअंदाज किया है। अब हमारे राहुल गांधी जी फूट डाल के राजनीति करो बोल रहे हैं, क्योंकि कभी अंग्रेज नहीं चाहे कि भारत प्रगतिशील हो, उच्च शिखर में जाए और ये सनातन बना रहे, ये कभी नहीं चाहते। इसलिए इन्होंने फूट डालो और राजनीति करो का जो काम प्रारंभ किया है वो सफल नहीं होंगे। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा ओबीसी समाज के खिलाफ रही है, उन्हें उपेक्षित किया है। आज जब सत्ता से बाहर हो गए हैं तो उन्हें ओबीसी प्रेम समझ में आ रहा है और ओबीसी के लोग कांग्रेस के इस स्वभाव को बखूबी जानते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी वंचित वर्गों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 27% ओबीसी आरक्षण का हवाला देते हुए खुद को असली हितैषी बताया। कांग्रेस का कहना है कि सामाजिक न्याय के बिना लोकतंत्र अधूरा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने 27% आरक्षण दिया था ओबीसी समाज को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय राज्यपाल शुल्क से रोक के राजभवन में बंधक लगा दिया। बाद में राज्य में सरकार बनने के बाद कमेटी बना के उसको लटका दिया गया है। क्यों ओबीसी को उनका अधिकार नहीं दिया गया? ये जो ओबीसी के पक्षधर थे तो आज ही क्यों नहीं लागू करते छत्तीसगढ़ आरक्षण संशोधन विधेयक? 27% आरक्षण है ओबीसी के लिए, 32% आरक्षण है उसमें शेड्यूल ट्राइब के लिए। ओबीसी आरक्षण को लेकर देश की राजनीति में सियासी संग्राम तेज हो गया है। एक तरफ कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय से जोड़ते हुए आरक्षण में आरक्षण की मांग को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं बीजेपी इसे पूरी तरह से चुनावी रणनीति और वोट बैंक की राजनीति बता रही है। फिलहाल इस मुद्दे ने सियासी पारा हाई कर दिया है और चुनाव से पहले इसके और गरमाने के पूरे आसार हैं। अब देखना होगा कि यह बहस सामाजिक न्याय की दिशा तय करती है या राजनीतिक समीकरणों को और उलझा देती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
तो चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है इसी विषय पर चर्चा के लिए, जहां वैभव बैस बीजेपी प्रवक्ता हैं, नितिन भंसाली कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नितिन जी, एक कोशिश क्या की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी दल की तरफ से, ये देश समझना चाहता है। महिला आरक्षण बिल पास होकर रखा हुआ है, उसमें आपका सहयोग था। उसके बाद महिला आरक्षण बिल को लिए कैसे उसे जल्दी लागू किया जाए उसकी कोशिश बीजेपी कर रही थी, और इसलिए परिसीमन बिल लाए गए, संवैधानिक संशोधन बिल लाए, लेकिन औंधे मुंह गिर गए। और उसके बाद अब ये कांग्रेस ने नया हथियार निकाला है कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण में आरक्षण, आपको महिला आरक्षण बिल के नाम पर घेरा जा रहा है। तो क्या उसका विकल्प ये कांग्रेस ढूंढ रही है, क्या कोशिश है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2023 का जो विधेयक था, जो विधेयक पास हुआ था, उसके पक्षधर तब भी थे, अब भी हैं। आज ही कर दें आरक्षण लागू, हम इसका कोई विरोध नहीं करेंगे। सारा विपक्ष 100% इसका समर्थन कर देगा 2023 के आरक्षण के विधेयक में। ये अभी जो विधेयक आया था, ये आरक्षण का नहीं था, ये डिलिमिटेशन का, परिसीमन का विधेयक था, जिसका उद्देश्य कहीं से भी आरक्षण का मुद्दा नहीं था। देखिए, आप जैसे ही संसद का सत्र जो है समाप्त हुआ, 5 मिनट में तख्तियां, बैनर, पोस्टर सब आ गए, सब छाप छुपा के पहले से रखा गया था कि जैसे ही ये यहाँ पे पास नहीं होगा, क्योंकि इनको मालूम था कि ये विधेयक पास नहीं होगा, इसलिए उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। अब बात आती है ओबीसी की। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने, मैं बता दूं, ये विधेयक सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित होकर, राज्यपाल महोदया थी तब अनसुईया उइके जी, उसके बाद तो 2 राज्यपाल शायद और बदल गए, उनके पास गया हुआ और वहां रखा हुआ है। यदि ये ओबीसी के पक्षधर हैं तो मैं जो कह रहा हूं उसको सुन लीजिए। हमने जो विधेयक भेजा था उसमें अनुसूचित जाति को प्रदेश में उनकी आबादी के हिसाब से 20 से बढ़ाकर 32, अनुसूचित जाति को 12 से बढ़ाकर 13, पिछड़ा वर्ग के लिए 14 से बढ़ाकर ओबीसी के लिए 27%, इसके अलावा सामान्य वर्ग के गरीब अर्थात ईडब्ल्यूएस के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया था। और यह विधेयक विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित करके हमने गवर्नर हाउस भेजा था। आज तक उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ, वो विधेयक वहां पर लंबित है। तो यदि बीजेपी ओबीसी की इतनी वो कर रही है कि वो ओबीसी के साथ है तो करवा ले। हम तो कहते हैं देश में भी जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए, हमारी ये मांग। बिल्कुल, ये तो राहुल गांधी बोलते हैं, लेकिन आप महिला आरक्षण में ओबीसी की जो मांग कर रहे हैं, अभी तो महिला आरक्षण लागू नहीं हुआ, अभी तो महिला आरक्षण ही बहुत दूर लिख रहा है। 10 साल ऐसे दिख रहे हैं हमको कि 10 साल लग सकते हैं, जल्दी लागू हो सकता था, लेकिन उसमें आपका सहयोग नहीं था, और ये बीजेपी आरोप लगाती है। लेकिन एक चीज नितिन जी, एक चीज, अब महिला आरक्षण में ओबीसी की बात, अभी पहले महिलाओं को तो नेतृत्व मिल जाए, उसके बाद फिर उसमें भेदभाव की बात कर लेंगे। ये सारी चीजें बोलनी पड़ेगी, क्योंकि ये मन की बात करने वाले लोग हैं। संयम जी जन की बात नहीं सुनते हैं, थोड़ी नजर इधर उधर चूकी तो कब क्या कर दे कोई ठिकाना नहीं है। तो हम पहले से जो चीजों को है क्लियरिफाई करके चाहते हैं कि सारी चीजें जो है व्यवस्थित होकर ये कानून पास हो। और हम तो आज भी कह रहे हैं कि 2023 में जो पास हुआ था जो विधेयक, उसको ले आए, हम समर्थन कर देंगे और 100% समर्थन कर देंगे। फिर महिला ओबीसी पे भी हम बात करेंगे, महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे पर। वैभव जी, इस वक्त ये आपने एक नया हथियार निकाला, महिला आरक्षण बिल आपका पास था 2023 में, अब 2026 में परिसीमन और संवैधानिक संशोधन बिल आप लाए थे, उसके जरिए महिला आरक्षण बिल जल्दी लागू होता। सिर्फ इतनी मंशा बीजेपी की थी, लेकिन आपने पूरे देश में नैरेटिव सेट कर दिया कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ है, फेल हो गया। अब कांग्रेस ने उसका हथियार ढूंढ लिया है कि लाइए महिला आरक्षण बिल के सामने ओबीसी को भी दीजिए। अब स्वयं भी नैरेटिव सेट करने का विषय नहीं है इसमें विषय यह है कि जो 2023 में महिला आरक्षण का बिल पास हुआ था वो परिसीमन के बाद ही लागू होने का उसमें प्रावधान था। तो अभी जो उसमें संविधान का 131वां संशोधन किया गया, उसके तहत इसी परिसीमन में जनगणना होती है। जनगणना के बाद एक राष्ट्रपति महोदया भारत देश की एक परिसीमन आयोग का गठन करती हैं। परिसीमन आयोग के गठन करने के बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होती है। सरकार संकल्पों से चलती है, सरकार लेकिन उसमें प्रावधान तो ये था वैभव जी की एक नई जनगणना आने वाले 2029 के चुनाव महिला आरक्षण पे हों, इसलिए सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें उस विधेयक को, देखिए कांग्रेस की मानसिकता है नहीं कि महिला आरक्षण का बिल लागू हो। अगर आप ओबीसी की चिंता करते हैं, अपन ओबीसी से आते हैं, इसमें 2-3 विषय हैं।
1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था ओबीसी के आरक्षण के लिए। 1955 में उसकी रिपोर्ट आ गई। 20 साल तक वो रिपोर्ट नेहरू जी के जमाने में ठंडे बस्ते में पड़ी रही। फिर मंडल कमीशन का गठन हुआ। मंडल कमीशन का गठन हुआ 10 साल तक कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, तो वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रही। 1990 में जब गैर कांग्रेसी सरकार आई इस देश में, तो महिला ओबीसी आरक्षण को सबसे पहले लागू किया गया। राजीव गांधी जी का आज मैं कैरियर देख रहा था। राजीव गांधी जी ने सदन में अपना सबसे लंबा भाषण जो दिया है, अगर आप उसको जांच करेंगे तो ओबीसी आरक्षण के विरोध में दिया था 1990 में। तो हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने की कुछ और हैं। भाजपा ने कोई नैरेटिव सेट नहीं किया। भाजपा की सरकार संकल्पों से चलती है। ये तो कहा जाता है ना कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, हमेशा यही कहा जाता है, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया इसमें ही लागू करने के लिए। वैभव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मेरे को आ रही है आपकी आवाज। जी, कहा तो यही जाता है कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, हर जगह यही कहा जाता है। फिर उसको हम क्लियर करते हैं कि महिला आरक्षण बिल पास होकर रखा हुआ है। ये संवैधानिक संशोधन बिल था, इसके जरिए महिला आरक्षण बिल जल्दी लागू होता। आरक्षण बिल पास होकर रखा गया है। महिला आरक्षण बिल में जो क्लॉज था, वो क्लॉज ये था कि जनगणना के बाद परिसीमन, लेकिन आप पुरानी जनगणना पर परिसीमन मांग रहे थे, वो कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी। 2026 में शुरू हुई है। हाँ, जनगणना के बाद परिसीमन का क्लॉज था, लेकिन आप पुरानी जनगणना पे आप परिसीमन मान रहे थे, उस पर कांग्रेस संतुष्ट नहीं। आबादी की कांग्रेस देखिए संयम जी, कांग्रेस किसी भी चीज में संतुष्ट नहीं है। नितिन भंसाली जी वैसे काफी वरिष्ठ हैं। नितिन भंसाली जी ने भी बताया कि राहुल गांधी जी का कहना है कि जितनी आबादी उतना प्रतिनिधित्व। ये बात राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है। लेकिन सेम टाइम में शशि थरूर जी कहते हैं कि दक्षिण के राज्यों ने अपनी आबादी कम रखी, वो टैक्स ज्यादा देते हैं, तो उनके साथ भेदभाव हो जाएगा। तो पहले कांग्रेस पार्टी इसमें अपनी एक मत राय बना ले। कांग्रेस पार्टी इस समय बहुत फ्री पार्टी है। राहुल गांधी जी इस समय बहुत फ्री हैं, तो बस नए नए शिगुफे छोड़ना उनका काम है और वो वही करते रहते हैं। तो ओबीसी को लेकर क्या कहेंगे? ओबीसी की बात अब कर रही है कांग्रेस, क्या उस पर सहमत है बीजेपी? कांग्रेस ओबीसी की बात, मैं वही कहना चाह रहा हूं संयम जी, कि देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस ओबीसी की बात सुविधा के हिसाब से क्यों कर रही है। जब देश के आजाद होने के बाद 1953 में ओबीसी के अधिकारों के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। 1955 में उसकी रिपोर्ट आ गई। वो रिपोर्ट 22 साल तक, 25 साल तक, आज तक उसको लागू नहीं किया गया। तो चलिए, उसके बाद मंडल कमीशन अलग आरोप आप लगा रहे हैं कि ओबीसी की बात जो की जा रही है इस वक्त क्यों की जा रही है। मैं के शर्मा जी का रुख कर लेता हूं और जान लेता हूं। के शर्मा जी, इस वक्त हम देख रहे हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत चल रही थी, सिर्फ एक राजनीतिक हथियार के रूप में। और महिला आरक्षण बिल पर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को एकदम से बैठक करनी पड़ी और महिला आरक्षण बिल में अब ओबीसी की मांग की जा रही है। और ये मांग पहले करते नजर आई है बीजेपी की नेता थी उमा भारती जो ये मांग करती थी उस वक्त। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है कि उमा भारती को तो उस वक्त जहां शांत कराया गया था 2023 में, जब महिला आरक्षण बिल आया था, उमा भारती ने बहुत मांग की थी कि महिला आरक्षण बिल के अंदर ओबीसी को भी लाया जाए। लेकिन अब कांग्रेस उस पूरे मुद्दे को उठा रही है और एक अलग तरह से लेकर चल रही है। क्या कोशिश इस वक्त हम समझें? ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में शर्मा जी से जवाब लेकर ऐसी है जो ओबीसी वर्ग प्रभावित करती है। अब उसके साथ ही साथ इसको ध्यान में रखते हुए टिकट जब वितरण होता है छत्तीसगढ़ में, तो इसी के आधार पर टिकट मिलता है। और छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में ओबीसी के विधायक जीत के आते हैं। और छत्तीसगढ़ में कहें तो 29 जो है आदिवासी के हैं और 10 अनुसूचित जाति वर्ग के। इसके बाद की जो सीटें हैं उसमें पूरी तरह से ओबीसी वर्ग का प्रभाव रहता है। और जो आरक्षित सीटें हैं वहां भी ओबीसी वर्ग का एक बड़ा प्रभाव रहता है, राजनीति में कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखिए, मंत्रिमंडल में भी 7 ओबीसी वर्ग के मंत्री हैं। टिकट देने में भी ये बात आती है। तो जो महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा तो उसमें ओबीसी वर्ग के महिलाओं की संख्या ऑटोमेटिक ज्यादा होगी। क्या उसमें फिर आदिवासियों की बात आएगी कि एससी की बात आएगी, फिर उसमें अन्य ओबीसी की बात आएगी। तमाम प्रकार के जो 76% आरक्षण का दांव चला था, यदि राजनीतिक रूप से इस तरह से ये बात सफल होती तो भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री थे। ओबीसी वर्ग के 76% आरक्षण का लाया। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मतदाता जो है और सर्वाधिक प्रत्याशी कह सकते हैं वो ओबीसी वर्ग थे। लेकिन भाजपा ने ओबीसी के सीटों पर ज्यादा जीत के आई है, ये कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो
इन सब स्थितियों को देखते हुए ये आरक्षण है, महिला आरक्षण में यदि उस समय साथ देते, सरकार बनेगी कांग्रेस की तो हम देंगे क्या इस तरह से महिला आरक्षण हम पास करेंगे फिर ओबीसी को देंगे। ओबीसी आरक्षण निश्चित रूप से सामाजिक न्याय की दृष्टि से जो जनगणना हो रहा है उसमें सबकी आर्थिक स्थिति भी सामने आएगी। एक वर्ग ये भी जानता है कि अमीरी और गरीबी दो वर्ग है, तो अन्य जो सरकार के जो विभिन्न समाज कल्याणकारी योजनाएं उसका असर कितना हुआ है, जनगणना के माध्यम से आर्थिक स्थिति क्या है। राजनीतिक रूप से ओबीसी वर्ग छत्तीसगढ़ में बहुत सक्षम है, जिस तरह से आपने अभी मुख्यमंत्री को देखा है, अभी आदिवासी मुख्यमंत्री है, तो इस ढंग से छत्तीसगढ़ में टिकट आप उतना दीजिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग के बहुत सारे, जैसे मैंने कहा 55 सीटें हैं, तो यदि ओबीसी वर्ग को कांग्रेस टिकट देती है और भाजपा यदि अन्य वर्गों को देती है या सामान्य जनरल को देती है तो ओबीसी की जीत निश्चित हो जाएगा उस ढंग से अधिक है। लेकिन मुद्दा महत्वपूर्ण होता है, मुद्दों के आधार पर जो राजनीति करते हैं। अभी जो आरक्षण की बात करी महिला के अंदर में यदि ओबीसी है तो निश्चित रूप से नहीं भी होगा तो मुझे लगता है कि उतनी सीटों को, जैसे छत्तीसगढ़ में 44 सीटें लगभग यदि महिलाओं के लिए आरक्षित होती है तो 14 महिलाओं को ओबीसी वर्ग के टिकट मिले 33% के हिसाब से बात करें तो 33 इतनी सीट से मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सीटें राजनीतिक दल इनको महिलाओं को देगी। ओबीसी वर्ग को कहे महिला हो जाएगा तो महिला को तो देना ही होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में सीट जो बंटवारा होता है जो उसमें ओबीसी वर्ग के प्रत्याशियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। ठीक है शर्मा जी, आपने जो बात बोली कि एक तरफ हम देखते हैं जब पार्टियां टिकट बांटती हैं तो वो खुद समीकरण सेट कर लेती हैं, ठप्पा लगाकर ही दिया जाएगा कि यहां पर यही खड़े होंगे। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि समीकरण पार्टियां खुद जानती कि यहां किस वर्ग की आबादी ज्यादा है और उस वर्ग के हिसाब से अपने आप टिकट दिया जाता है। अब विधानसभा और लोकसभा अपने आप टिकट बांटे जाते हैं कि नहीं बांटे जाते ओबीसी वर्ग को, क्योंकि उधर आबादी ज्यादा है, हर पार्टी समीकरण देखती है, लेकिन ठप्पा लगाकर ही हमें वहां टिकट देना है इसकी मांग की जा रही है। क्या ये मांग संवैधानिक है, जायज है, इसको कैसे समझा जाए? क्योंकि मांग उठी है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, बीजेपी नेता भी कुछ उठाते नजर आए, कांग्रेस तो अब पूरी उठाई रही है। देखिए, सत्ताधारी जो राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर ये रहता है, उनकी ताकत है कि जिस तरह से अभी विशेष रूप से विशेष सत्र बुला करके परिसीमन करके 2029 में लागू करने की बात कही गई, कांग्रेस सरकार में आती है या अभी चुनाव में मुद्दा बनाता है, उसका लाभ मिलता है। महिलाएं बड़ी संख्या में जो जिस तरह से भाजपा कोशिश कर रही महिला उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उसमें यदि कांग्रेस सफल वर्ग का साथ मिलता है, आदिवासी अनुसूचित जाति वर्ग सभी वर्ग के लोग यदि इस ढंग से विचार करते हैं कि कांग्रेस बेहतर है तो आने वाले समय में आप आरक्षण दीजिए। उसमें किसी को मुझे लगता है 33% महिलाओं के भीतर यदि ओबीसी को आरक्षण मिल जाता है तो छत्तीसगढ़ में जैसे 27%, उससे किसी को आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है आप महत्वपूर्ण बात है कि अपने वर्ग के विकास के लिए क्या ओबीसी बनने के बाद छत्तीसगढ़ में किस ढंग से राजनीति जरूर, ये अभी तो बहुत महिला आरक्षण बहुत दूर दिख रहा है और उसमें भी आरक्षण की मांग की जा रही है। नितिन जी, आप ये मांग कितना जायज कांग्रेस मांगती है? क्योंकि कांग्रेस इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे संगठन के साथ चल रही है, बहुत सारे दल उसमें जुड़े हुए हैं और बहुत सारे जो दल जुड़े हैं वो मांग जरूर यही करते हैं। अब मुख्य रूप से कांग्रेस भी इसमें मांग कर रही है कि आरक्षण में, महिला आरक्षण में जो ओबीसियों को एक तरह से प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन ये लग रहा है कि इस वक्त अब मोदी कार्यकाल के रहते मिल पाएगा, क्योंकि मोदी कार्यकाल में तो आपको इस वक्त विलेन बना दिया गया है कि आप महिला आरक्षण में साथ नहीं दे रहे। कोई विलेन उनके बनाने से थोड़ी कोई विलेन या हीरो बनेगा, पिक्चर के डायरेक्टर थोड़ी है। अभी देखा था इनकी जन आक्रोश रैली कितनी भीड़ थी और जो महिलाएं जन आक्रोश रैली में आई थी उसमें से कई आपके कैमरामैनों ने, रिपोर्टरों ने पूछा कि आप क्यों आए हो? बोले हमको पता नहीं, हमको बोला था तख्ती लेके जाओ, तो चले गए। तो कितना महिलाएं इनके पक्ष में है और कितना मोदी जी का जादू है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 400 पार का नारा दिया था, संविधान बदल देंगे बोला था, जनता समझ गई और 240 में इनको निपटा दिया। हमने जातिगत जनगणना की मांग की थी, राहुल गांधी जी ने मांग की थी, कांग्रेस ने मांग की थी, विपक्ष ने मांग की थी। उस मांग को इन्होंने माना और इनको भी ऐसा लगा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए तो जातिगत जनगणना हो जाए, किसकी कितनी आबादी है, किसका कितना वो है, सारी चीजें क्लियर हो जाए। और उस हिसाब से जैसा छत्तीसगढ़ की बात करूं तो उस चीजों को हमने देखा था, समझा था और डेटा के एनालिसिस करने के बाद, सारी चीजों को सोचने समझने के बाद एक शानदार विधेयक आरक्षण का विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित करके गवर्नर हाउस भेजा था। वो विधेयक आज भी लंबित है राजभवन में। यदि ये चाहे, ये नहीं चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे मुझे नहीं पता, पर ये यदि चाहे तो बहुत शानदार विधेयक है जिसमें 27% ओबीसी का। लेकिन नितिन जी, आपकी बात जनता नहीं समझ पाई, नहीं तो 2023 में आपकी बात मान लेती, 2023 में आपको सत्ता में देती, उसको उतना हक मिलना चाहिए।
जी आपकी बात जनता समझ नहीं पाई, नहीं तो 2023 में आपको मौका फिर से मिल जाता और आपको फिर कहने की नौबत नहीं आती कि बीजेपी नहीं कर रही है। देखिए, हार और जीत है संयम जी, हार और जीत है एक सिक्के के दो पहलू है। एक हार से कोई सिकंदर या एक जीत से कोई सिकंदर या एक हार से कोई फकीर नहीं होता। अभी उमा भारती जी का जिक्र हो ही रहा था, महिला थी, क्या गलती थी? मैंने देखा है, मैं उस समय यूथ कांग्रेस की राजनीति में था, उमा भारती ने कांग्रेस के खिलाफ जन आंदोलन चलाए और दिग्विजय सिंह जैसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को सत्ता से बेदखल किया। जनता ने मतदान किया, जो भी रहा, लेकिन जनता का मत था और जनता का मत मुद्दों पर होता है, ये भी हटा दिया। ठीक, उमा भारती की भी यही मांग थी। देखिए, मैं इसमें उमा भारती के समय बहुत कम है जी। क्या किया? उमा भारती की मांग पर बनाया भाई, मैंने कोई अपशब्द नहीं कहे, मूर्ख बनाया, नहीं मूर्ख बनाया। अच्छा, क्या गलती थी उमा भारती की? उमा भारती की क्या गलती थी? उसको मुख्यमंत्री पद से हटाया। चलो मुझे ये वो बहुत पुराने में आप जा रहे हैं। उमा भारती का महिला है, वो मैं महिला में बात कर रहा हूँ। ये बात करते हैं महिला आरक्षण की, ये कहते हैं 50 करोड़ बहुत मांग उठाई थी उमा भारती ने भी कि कैसे महिला आरक्षण में ओबीसी को लागू किया जाए और 2023 में प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखे गए थे। उसके बाद उनको शांत कराया गया। क्या ये मांग बीजेपी के अंदर भी रह रहकर उठ रही है, जो बीजेपी समझ नहीं रही है? संयम जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मेरे को बताइए कि आप महिला आरक्षण पहले लागू होना जरूरी है कि पहले उसमें महिलाओं को ओबीसी का आरक्षण देना जरूरी है? पहले तो जातिगत जनगणना जरूरी, पहले तो जनगणना के बाद महिला आरक्षण। अभी तो महिला आरक्षण बहुत है, लेकिन तो उमा भारती को सोचना था। जनगणना करा रहा है ना। अरे आपकी हिम्मत नहीं थी, आपकी हिम्मत नहीं थी, आपकी हिम्मत नहीं थी, छाती कहा गई, आपकी हिम्मत नहीं थी, 10 इंच की रह गई है। सुनिए संयम जी, अभी नितिन जी ने बोला ना कि एक चुनाव हारने से कोई सिकंदर नहीं होता। अरे आप जीत के बैठे हैं, बात यह है कि आप अपनी पार्टी के नेताओं की आवाज कहीं दबा तो नहीं रहे। सिर्फ मेरा इतना सा सवाल है, क्या बीजेपी के अंदर जो मांग उठ रही है वो बीजेपी समझ रही है? बीजेपी नेत्री ने यदि मांग उठाई तो बीजेपी समझी थी क्या? करवाते उस समय जातिगत जनगणना, उस समय के जनगणना के फॉर्म में जाति का कॉलम था, क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया वो डेटा? ये बिना ब्रेक, देखिए ठीक है, ये मैं फालतू की बातों का जवाब नहीं। मुझे लग रहा है कि आप कहीं और ले जा रहे हैं, बहुत लंबा समय मेरे पास नहीं है। के शर्मा जी, अब क्या लग रहा है, महिला आरक्षण अभी लागू नहीं हो रहा है, बहुत दूर दिख रहा है महिला आरक्षण। अभी 34 की बात की जाती है और अभी क्या इसमें महिला आरक्षण में आरक्षण की मांग सिर्फ ये वर्तमान की कांग्रेस भविष्य देख रही है। भाजपा भी इसका विरोध करेगी यदि ओबीसी वैभव जी रुक जाइए, समय नहीं है। आरक्षण हुआ है, अभी जनगणना के साथ जाति जनगणना आ जाएगी, उसके बाद की स्थिति है कि 33% महिला आरक्षण को लेकर भाजपा ने जिस तरह से कांग्रेस को घेरने की कोशिश किया, उसका ये जवाब है। ये फिलहाल आरक्षण महिला आरक्षण होगा, फिर 33% उसके भीतर महिलाओं को आरक्षण की बात आएगी। ओबीसी वर्ग को 27 देंगे कि कितना देंगे, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर क्या होगा, ये लंबा प्रोसेस की बात है। फिलहाल ये है कि आरक्षण को लेकर जो महिला आरक्षण की राजनीति चल रही है, उसके जवाब में कांग्रेस का जो ओबीसी आरक्षण का दांव है वो जनता के बीच कितना स्वीकार होता है, और वो ये भी कि ये दांव कितना लंबा चलता है, क्या वर्तमान के लिए या फिर लंबा ऐसे कांग्रेस लेकर चलती है, कैसे एजेंडा बनाकर 2029 तक भी उतरा जा सकता है। बहुत सारे सवाल हैं, वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा नितिन जी आपका और वैभव जी आपका और के शर्मा जी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक तरफ कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय का बड़ा कदम बताते हुए आरक्षण में आरक्षण की मांग को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं बीजेपी से पूरी तरह से चुनावी दाव और वोट बैंक की राजनीति करार दे रही है। दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ, लेकिन देखना यह है कि यह सियासी संग्राम आने वाले समय में किस दिशा में जाता है और क्या वाकई इसमें सामाजिक संतुलन मजबूत होता है या फिर सियासत और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि तो अभी महिला आरक्षण लागू नहीं हुआ और उसमें महिला आरक्षण में आरक्षण की बात मुंगेरी लाल के हसीन सपने टाइप फिलहाल के लिए नजर आ रही है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।